Good morning, students. Today I will teach you 8th chapter of civics. तो बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दें, पहले बताया भी है कि कोविड-19 के कारण आपके चैप्टर कुछ कम कर दिए गए थे, जिनमें से आपका अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, पब्लिक फैसिलिटीज़, लॉ एंड सोशल जस्टिस, ये 4 चैप्टर सिविक्स के रिमूव कर दिए गए थे, यानी कि हटा दिए गए थे। चाहे ऐसे समझें कि 5 चैप्टर मैंने आपको रीड करवा दिए हैं, 6वां 7वां चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, 8वां आज हम आपको पढ़ाएंगे, 8वां 9वां और 10वां भी रिमूव कर दिया गया है। तो इस हिसाब से 5 चैप्टर हो चुके हैं, चाहे इसको 6वां मान लीजिए या 8वां मान लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये अब आपका लास्ट चैप्टर है एनुअल तक का। तो आप चैप्टर 8वां शुरू करते हैं। कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण से निपटना। In the previous chapter, we read about 2 different groups and their experiences of inequality and discrimination. पिछले अध्याय में हमने 2 अलग अलग समूहों और असमानता व भेदभाव के उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था। Through powerless, such groups have fought, protested and struggled against being excluded or dominated by others. ये समूह भले ही कम ताकतवर हों, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया है, अपनी आवाज़ उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं। They have attempted to overcome their situation by adopting a range of strategies in their long history. उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया है। रिलीजियस सॉल्स, आर्म्ड स्ट्रगल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड एजुकेशन, इकोनॉमिक uplift, there appears to be no one way of doing things. धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। इन ऑल केसेस द चॉइस ऑफ स्ट्रगल हैज़ डिपेंडेड ऑन द circumstances that the marginalized find themselves in. संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा, यह हर एक मामलों में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें हाशियाई समुदाय रहते हैं। In this chapter we read about some of the ways in which groups and individual challenge existing inequalities, Adivasis, Dalits, Muslims, women and other marginal groups argue that
simply by being citizens of a democratic country. They possess equal rights that must be respected. इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं। Many among them look up to the Constitution to address their concern। आज़ादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी हैं, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का भी सहारा लिया है। In this chapter we will see why the Constitution of India is something that marginalized groups invoke in the course of their struggles। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हाशियाई समूह अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह लेते हैं। As part of this, we will look at how rights are translated into laws to protect groups from continued exploitation, and we will also look at the government's efforts to formulate policies to promote the access of these groups to development। हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानूनों की शक्ल कैसे दी जाती है। यहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीतिगत प्रयास किए गए हैं। इनवॉकिंग फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उपयोग। The Constitution, as you have learnt in the first chapter of this book, lays down the principles that make our society and policy democratic। जैसा कि आप इस पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। They are defined in and through the list of fundamental rights that are an important part of the Constitution। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है
और यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। These rights are available to all Indians equally. ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। As fair as the marginalized are concerned, they have drawn on these rights into ways, first by insisting on their fundamental rights. They have forced the government to recognize the injustice done to them. जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। सेकंड, दूसरा, दे हैव इंसिस्टेड that the government enforce these laws. दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। In some instances, the struggles of the marginalized have influenced the government to frame new laws in keeping with the spirit of the fundamental rights. कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े। आर्टिकल 17 of the Constitution states that untouchability has been abolished. संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। What this means is that no one can henceforth prevent Dalits from educating themselves, entering temples, using public facilities, etc. इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। It also means that it is the wrong to practice untouchability and that this practice will not be tolerated by a democratic government. इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। In fact, untouchability is a punishable crime now. लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। There are other sections in the Constitution that help to strengthen the argument against untouchability. संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 15 of the Constitution notes that no citizen of India shall be
against on the basis of religion, race, caste, sex, or place of birth. You learned a lot about this in your class 7 textbook in the chapter 1 equality. उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके बारे में आप कक्षा 7 में समानता पर केंद्रित अध्याय में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। दिस हैज़ बीन यूज्ड बाय दलित टू सीक इक्वलिटी वेयर इट हैज़ बीन डिनाइड टू देम। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। Therefore, Dalits can invoke or draw on a fundamental rights in situations where they feel that they have been treated badly by some individual or community or even by the government. इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। They have drawn the attention of the government of India to the Constitution, demanding that the government abide by it and do justice to them. उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। Likewise, other minority groups have drawn on the fundamental rights section of our Constitution. इसी तरह से मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। They have particularly drawn upon the right to freedom of religion and cultural and educational rights. उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक अधिकार पर जोर दिया है। In the case of cultural and educational right, distinct cultural and religious groups like the Muslims and Parsis have the right to be the content of their culture as well as the right to make decisions on how best this content is to be preserved. जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है
इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व है और ना ही वह नष्ट हो। लॉ फॉर द मार्जिनलाइज्ड, हाशियाई तबकों के लिए कानून। As you have read, the government makes laws to protect its citizens. जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है। Yet this is not the only way in which it takes action. There are specific laws and policies for the marginalized in our country. लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई हैं। There are policies or schemes that emerge through other means like setting up a committees or by undertaking a survey extra. बहुत सी नीतियां या योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती हैं। द गवर्नमेंट then makes an effort to promote such policies in order to give opportunities to specific groups. सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। थैंक यू।